प्रदेश, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद का मुद्दा गरमाने लगा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया गया है। शिवसेना ने लव जिहाद को हकीकत मानते हुए इसे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। शिवसेना के इस रुख को महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के बाद अब शिवसेना भी लव जिहाद को मुद्दा बनाते हुए आक्रामक हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लव जिहाद वाले बयानों का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने सामना अखबार के संपादकीय में लिखा है कि मोहन भागवत ने सही कहा है कि लव जिहाद को समझना बहुत जरूरी है। पूरे देश में जारी लव जिहाद के बारे में हिंदू लड़कियों को बताना चाहिए। प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लव जिहाद पूरी दुनिया में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि अब कोई जोधा अकबर के पास नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी माना कि यूपी में हो रहे उपचुनाव में लव जिहाद को बीजेपी ने चुनाव प्रचार का अहम मुद्दा बनाया है। उनके मुताबिक इस मुद्दे ने मुलायम और माया के पैरों तले की जमीन हिला दी है। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली शिवसेना ने अपने इस संपादकीय से साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में लव जिहाद भी उनका अहम मुद्दा होगा। लेकिन विरोधियों की नजर में यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट बटोरने की कोशिश है। ये मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का एक काम है जिसकी सख्त निंदा करनी चाहिए। हमको डिवाइड करने की कोशिश न करो। हम लोगों को और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनका ज्वाइंट मुकाबला करना चाहिए, ना कि ये करें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं। शिवसेना का रुख बताता है कि चुनाव में सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। तो लव जिहाद पर जमकर सियासत हो रही है और अब विरोध गरबा पंडालों तक पहुंच गया है। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा के आयोजन से मुस्लिम युवकों को दूर रखने का अभियान छेड़ा है। उन्होंने गरबा आयोजकों को फरमान जारी किया है कि मुस्लिम युवकों को एंट्री ना दी जाए। गरबा में आने वाले हर नौजवान का पहचान पत्र देखकर ही उसे एंट्री दी जाए। विधायक उषा ठाकुर के कार्यकर्ता गरबा के दौरान पंडालों की निगरानी रखेंगे। यही नहीं, गरबा में शामिल होने वाली लड़कियों को पहनावे का खास ख्याल रखने की भी नसीहत दी गई है। तो इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, गरबा में मुसलमानों पर बैन की मांग क्या सही है? आप अपनी राय हमें SMS के जरिए दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही फैसला है, टाइप कीजिए PKP_Y। अगर आप इसे गलत मानते हैं तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। तो इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे आगे, आपकी राय भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राधा कृष्ण के रास का प्रतीक गरबा भी अब लव जिहाद के विवाद में फंस गया है। इंदौर में इस साल मुसलमान लड़के गरबा के आयोजनों में शरीक नहीं हो पाएंगे। गरबा में एंट्री से पहले आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। महज तिलक और कलावा ही आपकी हिंदू पहचान बताने के लिए काफी नहीं होगा। गरबा में लव जिहाद का यह मुद्दा इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरमाया है। उषा ठाकुर का आरोप है कि हर नवरात्रि के बाद तकरीबन 4.5 लाख लड़कियों का धर्मांतरण होता है। इस पर रोक लगाने के लिए मुसलमान युवकों को गरबा में आने से रोकना जरूरी है। उषा ठाकुर ने इस सिलसिले में आयोजकों को चिट्ठी लिखकर फरमान जारी किया है। हम एक पत्र लिखकर सभी गरबा आयोजक बंधुओं को आग्रह कर रहे हैं कि आप मां की स्थापना करके धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो यदि इन 11 बिंदुओं को शामिल कर लेंगे तो जो हमारी मूल भारतीय संस्कृति जो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, निसंदेह वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। रविवार को विधायक उषा ठाकुर ने मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि शहर के सभी गरबा आयोजकों से अपील की जाए कि गरबे में भाग लेने वाले युवकों की पहचान सुनिश्चित करें। खास ध्यान रखें कि दूसरे समुदाय के युवक गरबों में भाग न ले सके। यही नहीं, गरबा करने वाली युवतियों के पहनावे पर भी नजर रखी जाए। लड़कियां लो वेस्ट और बैकलेस पोशाक पहनकर आयोजन में न जाएं। जाहिर है, कट्टर हिंदूवादी छवि वाली विधायक के इस फरमान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विरोधियों का कहना है यह भारतीय समाज की साझी विरासत को बांटने की साजिश है। पार्टी की तरफ से हर ये कोशिश हो रही है कि इस देश की जो अक़लियतें हैं, इस देश के जो कम गिनती के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको किस तरह से नीचा दिखाया जाए। हमारे देश की गंगा जमनी परंपरा जिसमें हमने मिलजुल कर होली, दिवाली,
दशहरा सारे त्यौहार साथ में मनाए हैं, तो उन्हें मनाने देना चाहिए। न सिर्फ उस वक्त रोका जा सकता है जब वो कोई गलत काम करें, बदमाशी करें, गैर कानूनी काम करें, तो उस पर जरूर रोक लगाइए। जाहिर है इन दिनों लव जिहाद एक चालू फिक्रा है। हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम विवाह का हर मामला इसी नजरिए से देखा जा रहा है। यूपी के बाद अब ये बुखार मध्य प्रदेश पहुंच गया है। सवाल है कि लव जिहाद को लेकर अब तक खामोश क्यों थी उषा ठाकुर? ठाकुर ने गरबा से धर्मांतरण का मामला पहले क्यों नहीं उठाया? हर साल 4.5 लाख लड़कियों के धर्मांतरण की शिकायत पहले क्यों नहीं की? क्या त्योहार में शामिल होने से रोकना संविधान की भावना का अपमान नहीं है? मोदी सरकार बनने के बाद ही क्यों उठ रहे हैं लव जिहाद के मामले? फिलहाल इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक शहजाद पूनावाला ने अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। गरबा यानी आनंद और भक्ति का उत्सव, लेकिन बीजेपी विधायक के एक फरमान ने इस उत्सव में भी भगवा राजनीति का रंग घोल दिया। अब ये खुद विधायक को तय करना है कि उन्होंने गरबे पर मंडरा रहे लव जिहाद के खतरे को भांपा है या फिर बीजेपी की राजनीति को विकास की पटरी से उतारा है। इंदौर से सचिन के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN सर्विस। और प्रश्नकाल में आज के सवाल पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी अब जुड़ रहे हैं। हम रात 8:30 बजे इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगी गरबा में मुसलमानों पर बैन की मांग करने वाली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, कांग्रेस नेता शोभा ओझा, ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक और इस मामले में अब याचिकाकर्ता कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला, और अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता जय नारायण व्यास। तो आपको फिर से बता दें कि इन सभी से हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपके राय को भी हम शामिल करेंगे कि आपको लगता है कि यह फरमान सही है या गलत। लेकिन छोटे से इस ब्रेक के बाद 8:30 बजे। बिहार के भागलपुर में भी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदूवादी संगठनों ने इस मुद्दे पर कल भागलपुर बंद का ऐलान किया था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हंगामा, सड़क जाम, रुकी ट्रेन, बंद दुकानें। मंगलवार को बिहार के भागलपुर शहर का यही मंजर था। भागलपुर में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, छात्र संघर्ष समिति, स्वदेशी जागरण मंच और विद्यार्थी परिषद समेत तकरीबन आधा दर्जन संगठनों ने भागलपुर बंद का ऐलान किया था। इस दौरान पुलिस और बंद समर्थकों में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे 10 लोग जख्मी हो गए। संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बल प्रयोग निंदनीय है। हम लोग उनके खिलाफ में जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को फिर 5 दिन का समय देते हैं कि वो इस 5 दिन के अंदर में आरोपी जितने भी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करे और जो गिरफ्तार अभी है मोहम्मद मोंटी, उसकी जांच करके उसका चार्जशीट सबमिट करे। आरोप है कि भागलपुर के शाहजंगी इलाके में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर भागलपुर के ही सनोखर इलाके की एक हिंदू लड़की से दोस्ती की। दोनों ही नाबालिग हैं। 4 महीने पहले उसने लड़की से निकाह कर लिया। लड़की का आरोप है कि अपहरण करके उसके साथ जबरन शादी की गई। शादी के बाद जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उससे मारपीट की गई। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगा। फिर कहाँ तुमको लेके गया और क्या क्या किया तुम्हारे साथ? फिर वहाँ उसके मामा के यहाँ से पूर्णिया गए, उसकी फुआ रहती है, उसकी फुआ वहाँ रहती थी। 4 महीने पहले लड़की के घर वालों ने सनोखर थाने में अपहरण की FIR दर्ज कराई थी। लड़की के भागकर अपने घर पहुंचने और धर्म परिवर्तन की बात सामने आने के बाद मामला गर्मा गया। पुलिस ने 15 दिन पहले आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया था। इसी के साथ निकाह कराने वाले काजी को भी जेल भेज दिया गया है। पिछले महीने उनकी बरामदगी हुई जिसमें 27 तारीख को कोर्ट में 164 का बयान हुआ, जिसमें उन्होंने अपना जो बयान दिया वो कलमबद्ध कराया गया और उसके उपरांत इनके परिवार वालों को इनको सुपुर्द कर दिया गया। अभियुक्त को रिमांड पर भेज दिया गया था उसके अंदर, क्योंकि वो भी महिला। लड़की के परिजनों का ये भी आरोप है कि आरोपी लड़के के घर वाले मुकदमा वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।
बहरहाल हिंदूवादी संगठनों ने अब इस मुद्दे को थाम लिया है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि इस मुद्दे को आसानी से शांत नहीं होने देंगे। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और आपको फिर से बता दें कि प्रश्नकाल में आज के सवाल पर ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। रात 8:30 बजे हमारे साथ होंगी गरबा में मुसलमानों पर बैन की मांग करने वाली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, कांग्रेस नेता शोभा ओझा, ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक, वकील और कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला, और अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता जय नारायण व्यास। इन सभी से हम बातचीत करेंगे कि कहां तक उचित है ये फरमान, लेकिन फिलहाल रुकेंगे हम ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा के आयोजन से मुस्लिम युवकों को दूर रखने का अभियान छेड़ा है। उन्होंने गरबा आयोजकों को फरमान जारी किया है कि गरबा में आने वाले हर नौजवान का पहचान पत्र देखकर ही उसे एंट्री दी जाए। विधायक उषा ठाकुर के कार्यकर्ता गरबा के दौरान पंडालों की निगरानी रखेंगे। यही नहीं, गरबा में शामिल होने वाली लड़कियों को पहनावे का खास ख्याल रखने की भी नसीहत दी गई है। तो इसी मुद्दे पर हम प्रश्नकाल का सवाल पूछ रहे हैं कि गरबा में मुसलमानों पर बैन की मांग क्या ये सही है? अगर आपको सही लगता है तो टाइप कीजिए PKP_Y। अगर आप इसे गलत मानते हैं, हमारे संविधान के खिलाफ मानते हैं, तो टाइप कीजिए PKP_N। भेज दीजिए इसे 51818 पर। और गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाए जाना आखिर कितना सही है, कितना गलत, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा के संस्थापक, इस मामले में अब याचिका करता है वकील शहजाद पूनावाला, कांग्रेस समर्थक भी हैं। दिल्ली से हमारे साथ है कांग्रेस नेता शोभा ओझा। इंदौर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां से जुड़ेंगी बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भी। लेकिन सबसे पहले शहजाद, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं कि इस मसले, ये खबर आने के बाद, कि आपको ये शॉकिंग लगा था या एक्सपेक्टेड था? आप इस मामले में अब याचिका करता भी हैं। नहीं, शॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ना केवल VHP RSS बजरंग दल के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बातें चल रही है लव जिहाद की, परंतु बीजेपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये भाषा आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ के परसों का स्पीच था जिसपे उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किया है कि अगर जोधा अकबर के पास नहीं जाएगी, सिकंदर की बेटी हमारे पास आएगी। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने उनके शो कॉज नोटिस भी दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी यही सेम स्टेटमेंट था, अब उषा ठाकुर जी का भी ये स्टेटमेंट है। बारंबार बीजेपी के सारे नेताओं का जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो शॉकिंग तो नहीं था। हाँ, ये इसमें ये स्टेटमेंट भी एडेड था कि अगर मुसलमानों को गरबा जाना है तो उनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बाकायदा उषा ठाकुर ने बयान दिया है। ये आपत्तिजनक ही नहीं, ये कानून के खिलाफ है। इसीलिए NCM में गए हम लोग और इसीलिए बाकी इलेक्शन कमीशन में भी गए। मेरे केवल 2 सवाल है। यदि पहले तो महिलाएं कोई वस्तु नहीं है जिनको अक्कल नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि महिलाओं की इतनी चिंता है तो खाप के बारे में कभी नहीं बोलते। और 2003 से महिला ये MLA रहे हैं, तो 2003 से मध्य प्रदेश की लगातार सबसे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स रही है महिलाओं के, उसमें हर रोज 11 रेप। ये अब ये कहती है कि लव जिहाद हो रहा है, 4.5 लाख महिलाओं का कन्वर्जन हुआ है। मुझे उषा ठाकुर 15 नाम की लिस्ट दे दे, 15 नाम की लिस्ट दे दे इस शो पे, मैं अपना नाम बदल दूं। ये नहीं दे पाते। लव जिहाद अगर सच है और अगर ये सच्चाई है तो क्या शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर भी लव जिहादी है? और अगर ये सच नहीं है तो बीजेपी के महान नेता मोदी जी जो मोरेटोरियम की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर उषा ठाकुर जो वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी की, उनके ऊपर कब मोरेटोरियम लगा रहे हैं? ये मेरे बुनियादी सवाल है। अभी उषा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी नहीं है, जय नारायण व्यास भी नहीं जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं से जो है हम निश्चित रूप से उनका स्टैंड के बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन शोभा ओझा इस वक्त जो कांग्रेस की ही नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शोभा ओझा जी, इस मामले को शहजाद हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो अल्पसंख्यक आयोग के पास लेकर गए हैं, चुनाव आयोग के पास लेकर गए हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इस पूरे मसले पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है इस देश में, किस तरह से इस देश को तोड़ रही है धर्म, जाति और धर्म भाषा के नाम पे। इस 21वीं शताब्दी में क्या कोई देश में इस तरह की बात कर सकता है? क्या हम 19वीं शताब्दी में रह रहे हैं कि इस समय में रह रहे हैं जब एक और हम युवक युवतियां तमाम साथ पढ़ने जाते हैं, साथ नौकरियां कर रहे हैं, तब इस तरह की बात करना और देश को
में इतने सारे इश्यूज हैं, हम उन पे चर्चा नहीं करके देश को इसमें उलझा रहे हैं कि लव जिहाद है, फला है, कन्वर्जन हो रहा है। ये सब केवल और केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और सांप्रदायिकता के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो अब सरकार इनकी है, कहीं ना कहीं इनको अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार उनकी भी उतनी है जितनी की बहुसंख्यकों की है, पर वो न करते हुए एक अजीब सा माहौल पूरे देश में खड़ा करके कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शोभा जी क्या आपको लग रहा है कि एक वो इस देश के नागरिक, शोभा जी क्या आपको लग रहा है कि एक डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंसी है जो इन चुनावों के बाद कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है, एक ऐसा बड़ा तबका है जिन्हें लगता है कि अब तक जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे वो दरअसल स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं और उन्होंने बात कर करके जो देश के मेजॉरिटीज है कहीं उनको इग्नोर किया है। इस सेंटीमेंट को प्ले अप करने की कोशिश है क्या पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चाहे वो शिवसेना हो, सब जानते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये किस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। पहले मंदिर एक बहुत बड़ा इशू बनाया था, मंदिर ईंटें लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमे थे और राम मंदिर, राम लल्ला का मंदिर बनाने की बात करी थी और अब ये लव जिहाद को लेके ये समाजों को तोड़ने मरोड़ने की बात कर रहे हैं। और इस देश में कानून है, इस देश का कानून हर वयस्क को अपने मुताबिक, अपनी इच्छा मुताबिक शादी करने की छूट देता है। तो ये कौन होते हैं इस बात को बताने वाले? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण नया कानून अपने हिसाब से बनाएंगे इस देश में? इस देश के संविधान को चुनौती देंगे या कानून को चुनौती देंगे? आखिर इनको मॉरल पुलिसिंग का अधिकार किसने दिया है, ये जानना चाहते हैं। ये सीधा हम जानेंगे अब जयनारायण व्यास जी से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयनारायण व्यास जी, उषा ठाकुर जिस तरह के बयान दे रही हैं, फरमान जारी कर रही हैं, ये सीधे सीधे भारतीय संविधान पर बड़ा हमला है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये जो इनकी बात है वो खुद की अपनी है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पे अपना स्टैंड क्लियर कर लिया नहीं है। सर, क्लियर करने से नहीं चलेगा जयनारायण व्यास जी, क्लियर करने से नहीं चलेगा। वो विधायक हैं, लॉ मेकर है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी, फिर उनको सस्पेंड करेगी इन बयानों के लिए? देखिए, अगर कोई इस देश का संविधान या कानून का भंग करता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है और उसके तहत जो भी होगा वो उनको फेस करना होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम इसकी ये बात से सहमत नहीं है। ये स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मगर ये इतना हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, अभी पूरा का पूरा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पे फोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये कहां से आया शब्द? ये 2008 से चलता आया एक शब्द है, ये आया है केरला से। वहां बिशप्स काउंसिल ने जब देखा कि 4500 से ज्यादा केसेस हैं, जहां कोई हम किसी के शादी के विरुद्ध नहीं है, प्रेम के विरुद्ध नहीं है, जब आप किसी को ड्यूप करते हैं, उन्होंने शब्द यूज किया कॉन्ड इनटू मैरिजेस। आप देखिए, मुझे नहीं, मेरी बात तो कहने दीजिए, मुझे 2 मिनट ज्यादा नहीं चाहिए, उसके बाद आप जो कहेंगे जी पूरा आप देखिए। बीच में पहली बात तो अगर मेरा तर्क रखने दीजिए, उसके बाद ये पूरा मसला बिशप्स काउंसिल जो है केरल की कैथोलिक बिशप्स काउंसिल, उसने ये पूरा मसला उठाया था। जस्टिस केटी सेतुरामन, केरला हाईकोर्ट के एक जज ने 2009 में इसको सुनवाई करते हुए इसके सामने इन्वेस्टिगेशन की हुक्म दिए थे और उसके बाद वो कर्नाटका के बाद अब यहाँ तक पहुंचा है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जयनारायण जी, उषा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक मिनट शोभा जी, एक मिनट। जयनारायण जी, मैं उषा ठाकुर के पास जाने के पहले आपसे साफ साफ पूछ रही हूँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बयान अगर उस सेंटीमेंट के खिलाफ है, क्या एक विधायक के खिलाफ पार्टी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं पार्टी की बात कर रही हूं, दूसरे संस्थानों की बात नहीं कर रही हूं। हाँ या ना में जवाब प्लीज। देखिए, उन्होंने विधायक की हैसियत से अगर कोई हरकत की है तो वो विधानसभा और उनके सीमित क्षेत्र पूर्ति मर्यादित होती है, और जब कभी कोई भी विधायक कुछ भी गलत करता है
तो लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी और सर ये गलत है कि नहीं? सर ये गलत है कि हमारी नहीं? पार्टी ने नहीं, गलत है, गलत है। उषा ठाकुर जी आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं आप जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। हमारी पार्टी ने ये बात किया है कि इनके निजी बयान है। बिल्कुल सर। उषा ठाकुर जी आप खुद सुन रही हैं, जय नारायण व्यास जी कह रहे हैं आपका बयान गलत है, कि आप माफी मांगेंगी? स्मिता जी देखिए, ना तो मेरा बयान गलत है ना मैं माफी मांगूंगी। क्यों? मैंने जो कुछ कहा और ये ना मेरा फरमान है। आप लोग इस विषय को विषयांतरित करके और तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो सच्चाई सामने आई और इंदौर महानगर के समस्त बुद्धिजीवियों ने ये 13 बिंदु निकाले हैं, यदि उसको जनता के सामने रखना, सत्य को जन जन तक पहुंचाना, यदि ये गलत है तो आप हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं। चलिए आप सफाई मेरे शो पर दे दीजिए, यानी कि आप कह रही हैं कि गरबा इवेंट में इंदौर में मुस्लिम युवक आ सकते हैं, आप ये साफ गोई से कह सकती हैं हमारे दर्शकों को? जी देखिए, ना हिंदू ना मुस्लिम, आप बात सब तोड़ मरोड़ रहे। उसमें निवेदन ये किया गया है, ये सुझाव दिया गया आयोजकों को कि पुरुष मात्र, वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, वो जो भी हो, अपना मतदाता परिचय पत्र देकर जिम्मेदारी के साथ उस पंडाल में प्रवेश पाए। शहजाद क्या कहेंगे आप? 3 पॉइंट के काउंटर है। पहले तो जय नारायण व्यास जी ने उषा ठाकुर का खंडन किया है। लगे हाथ योगी आदित्यनाथ जो इसी भाषा का प्रयोग करे, स्टार प्रचारक है और आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य का जो कवर है लव जिहाद अंधा या धंधा, उसका भी लगे हाथ ये खंडन करे और मोदी जी की तरफ से खंडन करे। दूसरी बात जो ये फरमा रहे हैं केरल हाईकोर्ट का, मैं आपको बता दूं एक्चुअली इट वाज कर्नाटका हाईकोर्ट जिसमें मामला गया था, सिलजा राज का मामला। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि वीएचपी के लोग और वहां के, एक मिनट व्यास साहब, एक मिनट, कर्नाटका का सीआईडी ने उसका खंडन किया था इस थ्योरी का, और कर्नाटका में 2009 में उन्होंने खंडन करने के बाद 2013 में ये केस बंद हो गया। हाईकोर्ट ने कहा देयर इज नो लव जिहाद। तो क्या बीजेपी या उसके एफिलिएट्स कर्नाटका हाईकोर्ट के ऊपर है? और तीसरी मेरी चुनौती उषा जी को, 2003 से ये एमएलए है, 4.5 लाख केसों का जिक्र हुआ है, मुझे 15 यहाँ पे आपके पास भेज दे जहां पे ये इन्होंने पकड़ा है। उषा जी आप बताइए, 15 केस भेज दे। किस तरह ये केसेस, एक जेनेरिक फिगर दे देना कि इतने कन्वर्जन हो गए हैं, पास भेजे जा सकते हैं। ये आम नागरिकों की शिकायत है, अभिभावकों की शिकायत पर ही इस जन जागरण अभियान को प्रारंभ किया गया है। नहीं मैम, ये शिकायत है, मतलब ये बहुत वेग लग रही है ना कि आप डिसाइड करेंगी। एक तो जो हमारी राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, इन तमाम चीजों का तो उल्लंघन कर ही नहीं है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल। ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये समाज डिसाइड कर रहा है। ये समाज के बुद्धिजीवियों के दिए हुए बिंदु हैं। कानून को डिसाइड करना है मैडम, समाज को नहीं, कानून को। शोभा जी, जितनी हिंदू मुस्लिम वेडिंग्स वगैरह हो रही हैं, आप सबको अब धीरे धीरे जो, अगर आप लोग लव जिहाद ही कहने लगे कि हर चीज फोर्सफुल कन्वर्जन है, ये भारत अभी तक जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेक्युलर फैब्रिक है कंट्री की। कदापि नहीं जी, नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं, ये बात नहीं है। झूठ बोलकर कोई विवाह न करे, मुद्दा ये है। एनआरआई जिहाद ज्यादा होता है, किसी बेटी को धोखा एनआरआई के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? मुद्दा ये है। एनआरआई के किस्से जहां पे एनआरआई धोखा देते तो उसके खिलाफ कभी आपने जिहाद नहीं किया, जो एक्चुअल केसेस है। पर जो 3 केसेस आपने दोहराए पूरे 30 करोड़ की आबादी यूपी में, वो 3 केस तो टिक भी नहीं पाए मैडम। को जागृत और मध्य प्रदेश में हजारों महिलाएं मिसिंग है, उसके खिलाफ आपने आज तक क्या आवाज उठाई है? 2003 से एमएलए हैं आप, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपने कितने केस दर्ज करवाए? चलिए, ये जो जबरन केस हुए ना 4.5 लाख, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से आपकी सरकार ने आपने कितने केस कराए? हमारे पास जो भी आता है उसकी न्याय संगत कार्यवाही। शिवराज चौहान आपकी नहीं सुनते? शिवराज चौहान आपकी सुनते नहीं है क्या? आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में कितने केस हुए? एक मिनट शोभा ओझा जी, आप यहाँ पर तर्क सुन रही हैं जी, बताइए शोभा जी। देखिए, ऐसा है कि उषा जी जहां से एमएलए हैं, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में अच्छा खासा मुस्लिम वोटर है। इंदौर अपनी जमुना गंगा संस्कृति के लिए जानी जाती है। इंदौर शहर बड़ा पीसफुल शहर है और वहाँ मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स भी आए तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है।
हम क्यों ऐसा फरमान जारी करें, या हम क्यों मॉरल पुलिस बने कि हम क्यों ऐसा फरमान जारी करें? हमको कौन सा अधिकार, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अधिकार है कि हम मुसलमान यहाँ नहीं आएंगे या मुसलमान वहां नहीं जाएंगे, उसका निर्णय लेंगे? तो ये तो बहुत ही गलत परंपरा है और बहुत ही गलत सोच है। इस तरह से करेंगे तो हम समाज को किस और ले जा रहे हैं? इस 21वीं शताब्दी में बहुत सारे अलग मुद्दे हैं। इंदौर में और खास तौर पे मध्य प्रदेश में महिला बलात्कार के नंबर 1 पर है। क्या अच्छा होता कि अगर उषा जी उसका संज्ञान लेती और उस पर कुछ करने की सोचती, पर जो इशू ही नहीं उसको नॉन इशू को इशू बना के इस तरह से हम पेश करेंगे और समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ है ही नहीं। उषा जी जी शोभा जी आपने अपनी बात रखी। उषा जी का मुंह बंद नहीं किया शोभा जा जी रहा है। आपने अपनी बात रखी। उषा जी और जयनारायण व्यास जी, मैं दोनों से जानना चाहूंगी। और भारतीय हम अपनी जब भारतीय संस्कृति तहजीब की बात करते हैं, मामिर खुसरो की भी ये नगरी है, ये गालिब का भी देश है। दुर्गा पूजा की जो मूर्तियां बनती हैं कोलकाता में, उनको ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर आप चले जाएं, वहां कारीगर जो हैं वो आपको मुस्लिम नजर आएंगे। ये एक गरबा जैसे खूबसूरत सांस्कृतिक इवेंट में ऐसा बयान देकर अब आप कह रहे हैं कि आप पहचान पत्र दिखाएं लेकिन आप अंदर आ सकते हैं। आपने एक पॉलिटिसाइज तो कर दिया ना इतने खूबसूरत सांस्कृतिक इवेंट को। पहले उषा जी आपसे। बिल्कुल नहीं, ये ये सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। आप लोग आखिरी वाले बिंदु को ध्यान से पढ़ें। शोभा जी से भी मेरा यही कहना है। मैंने सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए बात नहीं कही, मैंने कहा पुरुष मात्र जो गरबा पंडाल में प्रवेश करेगा अपना मतदाता परिचय पत्र लेकर प्रवेश करेगा। इंडियन एक्सप्रेस का स्टेटमेंट। अच्छा, ये पुरुष मात्र के लिए बात हो रही है। आप इसको पंथ संप्रदाय में बांटकर अनर्गल इसको मुद्दा बना रहे। मतलब कोई भी माइनॉरिटी पढ़िए आखिरी बिंदु को, और आप आखिरी बिंदु पर जाकर अटक गए। जन जागरण के 10 बिंदु हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे पूरी दुनिया निपट रही है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बना बनाकर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, उसकी तरफ आपकी बहस नहीं छिड़ती। पूरे आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, यदि 80 करोड़ साधक है देवी माँ के, एक एक पेड़ लगाए, यही उसमें आग्रह किया गया, तो तापमान नियंत्रित होगा, भूजल स्तर बढ़ेगा। इस बात को आप मुद्दा नहीं बनाते, ये सामाजिक मुद्दे आपको दिखाई नहीं देते। और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो एक बात कही गई, जी देखिए ना आप उस बयान को, आपने लिखा है इफ दे वांट टू टेक पार्ट, मुस्लिम्स वांट टू टेक पार्ट, दे शुड कन्वर्ट टू हिंदूज। ये इंडियन एक्सप्रेस का बयान है, ये मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे लाइव टेलीविजन पर, ये आपके नाम से छपा है। चलिए आपसे पूछ लूं मैम, आपसे मैं साफ बयान को किस एंगल से दिखाएंगे, आपकी जवाबदारी। उषा जी, हो सकता है आप उस कार्ड में लिखे हुए 11वें बिंदु को आप पढ़ें। उषा जी हो सकता है कि मीडिया ने आपकी बातों को गलत रूप से पेश किया हो। मैम, हो सकता है मीडिया ने आपके बयान को तोड़कर पेश किया हो। आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या ये बयान दिया? कर दीजिए कि आपने, मैंने यही बयान दिया कि पुरुष मात्र जो गरबा पंडाल में आए, उसका मतदाता परिचय पत्र आपने कोई बात नहीं कही कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, धर्म बदलना पड़ेगा। मेरा फरमान है, निवेदन सुनिए, ये मैंने नहीं कहा। मेरी विधानसभा में राष्ट्रवादी मुसलमान भाइयों की बड़ी टोली मेरे साथ खड़ी है। ये उनका आग्रह था कि दीदी कुरान में मूर्ति पूजा निषेध है, और ये जो लड़के हमारे झूठ नाम बदलकर गरबा में जाते हैं, नाम कुछ है बताते कुछ और है, तो निसंदेह परिचय पत्र के बाद ही सबको प्रवेश मिले। चलिए, ये अच्छी बात है जयनारायण व्यास जी। ऐसे में जब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई भारत में जो अल्पसंख्यकों को भी विकास का उतना ही भाग मिलेगा जितना कि मेजॉरिटी को मिलता है, इस माहौल में जब योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं कि कोई जोधा जो है अकबर से शादी नहीं करेगी या अकबर की नहीं होगी, इस तरह के जब बयान देते हैं, उससे निश्चित रूप से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना समाज में। देखिए, कोई भी सरकार संविधान के मुताबिक चलती है। अब कोई अपने खुद की हैसियत पे, अपने खुद के बलबूते पे कोई बात करता है और वो बात गलत है, अगर तर्कसंगत हो, उनके तर्कसंगत है या कानून से संगत नहीं है, तो उसके सामने कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये बात आप ये इस तरह से कहते हैं, अभी जो सज्जन बात कर रहे थे एनआरआईज की, इनको मैं कहना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीयों के मंत्रालय ने एक पुस्तिका पब्लिश की है कि एनआरआई दुल्हे से कैसे बचा जाए, किस तरह की आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और हर राज्य सरकार हर साल 1 या 2 सेमिनार करती है कि आप अपनी बेटी को अमेरिका में या इंग्लैंड में ब्याहती है तो इसके पहले इतनी चीजों का ध्यान रखें।
तो ये आप कहते हैं एनआरआई का दाखिला, तो आपका बिल्कुल कोई तर्कसंगत नहीं। आपकी एनआरआई का तब होता है जब इनके पास फैक्ट फिगर्स के साथ केस होते हैं। आपकी तरह 3 चुने हुए केस करोड़ों की आबादी में, वो भी ऐसे 3 केस जिसका कोई तर्क नहीं रहा, जिसको मीडिया ने खुद खंडन किया। मीरठ, मुजफ्फरनगर और तारा शहदेव, देखिए आप तीनों केस में एक फॉल्टी। एक मिनट शहजाद जयनारायण जी, आप सरासर गलत बात कर रहे थे, मैंने बीच में नहीं काटा आपको। चलिए माफ कीजिएगा, आप जो भी बोल रहे थे मैं सुनता रहा। अब मेरी बात सुनिए आप। गुजरात में सबसे ज्यादा एनआरआई है और गुजरात में सबसे ज्यादा गरबे होते हैं। शोभा जी नहीं, शोभा जी पहले मैं आपसे एक सवाल कर लूं। नहीं है जयनारायण जी एक मिनट। शोभा जी, यहाँ पे बातें बीजेपी भले ही जो भी कर रही हो, अभी जो हमारी ऑनलाइन पोल चल रही है 87% लोग दरअसल जिस फरमान को, हालांकि अभी उषा जी कह रही है उन्होंने दिया ही नहीं, इस फरमान को 87% लोग वैसे सही मान रहे हैं। क्या इस डोमिनेंट सेंटीमेंट को कहीं कांग्रेस ने इग्नोर तो नहीं किया है? क्या बीजेपी जो कह रही है वो एक पॉपुलर सेंटीमेंट के तहत तो नहीं कह रही है? देखिए, बीजेपी हमेशा, जैसे यूपी में बीजेपी ने लव जिहाद छेड़ा ही वहां जहां बाय इलेक्शन होने 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बीजेपी के एजेंडा में था ये, स्टेट के एजेंडा में। फिर जब इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले रहा है और इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और इनको जवाब मांग रहा है, तब इन्होंने उसको हटा के दूसरे संगठनों को सौंप दिया, जैसे बजरंग दल, एबीवीपी और तमाम दूसरे संगठनों को सौंप दिया कि वो इस इशू को उठाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से उसको हटा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे चेहरे हैं, उनको जब जौन सा मुखौटा सूट करता है वो लगा लेते हैं। अलग अलग संगठनों को अलग उनके लिए हो सकता है मुखौटा हो, लेकिन व्यास जी जो यहाँ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। शोभा ओझा जी, चलिए वक्त की कमी हो गई है, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी बात यह रही, उषा ठाकुर जी कह रही है कि उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि माइनॉरिटीज नहीं आ सकते हैं या फिर वो कन्वर्ट करके ही आ सकते हैं। उनका कहना है कि पहचान पत्र तमाम पुरुषों से, वो किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म के हो, उनको दिखाने की बात की जा रही है। लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल पर हालांकि एसएमएस के जरिए जो लोगों की राय मिली है, आप में से अभी तक जो जवाब आए हैं कि गरबा में मुसलमानों पर बैन की मांग क्या सही है, 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में बेहद सोचने वाली बात है कि आखिर लोग इसे क्यों सही मान रहे हैं, क्या इसे भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं मान रहे हैं। लेकिन उषा ठाकुर जी ने ये आश्वासन दिया है कि ये माइनॉरिटीज को रोकने की जो है उनकी कोई मंशा नहीं है गरबा इवेंट्स में। और बीजेपी की तरफ से जयनारायण व्यास ने भी इस मुद्दे का खंडन किया है। और ये था आज का प्रश्नकाल। हम फिर हाजिर होंगे एक और सवाल और कुछ तीखे सवालों और नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए